अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 117 स्टार्ट करते हैं जी। रिवीजन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 है, ज़ोहर तक पार्ट 1 चलाएंगे 1 घंटा तकरीबन। फिर ज़ोहर से असर 2 घंटे के करीब है, उसमें पार्ट 2 3 कर लेंगे घंटे घंटे का। फिर डिसाइड करेंगे कि मगरिब तक 1 घंटा और पढ़ना है या कल। ठीक है, तो ये हम इंशाल्लाह असर की ब्रेक से पहले डिसाइड कर लेंगे। देखेंगे ना काम कितना हुआ। इफ़ेक्टिवली अगर चल लिया, अच्छा काम हो गया, तो हो सकता है फिर इस इफ़ेक्टिवनेस को बरकरार रखने के लिए असर पे भी बस कर दें। और अगर आप और मैं ढीले रहे तो फिर अपने आप को सजा देने के लिए हम असर से मगरिब भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे। इंशाल्लाह असर पे डिसाइड कर लेंगे। वैसे मेरा प्लान जो है वो बेसिकली मगरिब तक है, लेकिन शायद जो है वो असर तक ही रखें, तो ये डिपेंड करता है, देखते हैं क्या चलेगा। अच्छा जी, आपको मैंने सबसे पहले तो रेलेवेंट कॉस्टिंग ही रिवाइज़ करा के डिसीजन मेकिंग आज हम रिवाइज़ करेंगे। उससे फिर एक सवाल भी करवाना है, और फिर इसी तरह से रिसेंट अटेम्प्ट के अंदर भी जो सवाल हैं वो भी करने हैं हमने, जो हो सके। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले, जैसे वो FAR 1 के कुछ पोस्ट वाले बच्चे हैं वो भी हैं, तो एक ऐसा पोर्शन जो अलग थलग हो सकता है, जिसका अगली क्लास से ताल्लुक़ ना हो, वो हम कर लेते हैं बातें। कुछ चीज़ें ऐसी जो कॉमन इश्यूज़ हैं, जो आपको पता है, बस आपको एक बार समराइज़ करके एक जगह इकट्ठे करके देने हैं। कुछ चीज़ें हैं जो सारे CMA में आप देखते हैं, आपके साथ जो है वो मसले मसाइल रहे, ठीक है, तो उनको एक जगह यहाँ पे हम समराइज़ करते हैं। ये मैं रिवीजन क्लास के नाम से एक हैंडआउट बना रहा हूँ। एक तो इसमें कॉमन इश्यूज़ मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या क्या जो हमें फेस करने पड़ते हैं। उसके बाद हर टॉपिक में जहाँ पर तो मुझे हैंडआउट में मिल गया, जो आपके साथ मैंने वो टेबल बनाए हुए, तो मैंने वहाँ से उठा ली, और जहाँ पर नहीं मिला मुझे, मैंने वहाँ पर कुछ समरी सी बना ली थी, ताकि आपको एक तो यहाँ से रिवीजन हो सके आसानी से, और उसके बाद दूसरा आपको मैं ये एंड पे कोशिश करूँगा इसका PDF बन जाए, तो PDF आपको दे दूँगा। इसके अंदर हर टॉपिक के अंदर जो हमने पढ़ा, जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे अब ये रेलेवेंट कॉस्टिंग, ये आपके मैंने हैंडआउट्स से ही उठाया है, जो हमने बनाए थे। अलग से एक हैंडआउट था ना रेलेवेंट कॉस्टिंग में, वहीं से चीज़ें उठा के मैंने यहाँ इकट्ठी की हुई हैं। इनको ज़रा एक बार रिवाइज़ कर लेंगे, कुछ सवाल कर लेंगे, और फिर इसको मैं PDF बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि ये आपको एज इट इज़ मिल जाए, अल्लाह करे बन जाए, ठीक है। तो कॉमन इश्यूज़ कहीं पे हमने इस तरह से इकट्ठे किए नहीं थे, इसलिए उनको मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। बाकी मैंने जहाँ जहाँ से हैंडआउट्स में से मिले, वो मैंने उठा के यहाँ इकट्ठे कर लिए, ठीक है। अच्छा जी, प्रोडक्शन के यूनिट्स कैलकुलेट करना, ये एक काम है। आपको याद होगा कि जब कभी आपने कोई कॉस्ट निकालनी है, तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था प्रोडक्शन के यूनिट्स निकालो, क्योंकि प्रोडक्शन के यूनिट्स के हिसाब से कॉस्ट निकलती है। अगर प्रोडक्शन और सेल के यूनिट्स डिफरेंट हों, तो प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए हमें कौन से यूनिट्स चाहिए होते हैं? प्रोडक्शन के यूनिट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो आप जैसे मार्जिनल अब्जॉर्प्शन में भी हम करते थे, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स करनी पड़ती है आपको अक्सर। अब डिफरेंट टॉपिक्स में ये डिफरेंट तरह से एडजस्टमेंट आया करती थी। तो इसमें जो सबसे आसान तरीका था, जो सबसे पहले हमने सीखा था, वो होती थी कि अगर फिनिश गुड की इन्वेंट्री गिवन है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल गिवन है, बैलेंसिंग परचेज निकालते थे। अच्छा, परचेज गिवन है, सेल चाहिए, बैलेंसिंग वो भी निकाल सकते थे, लेकिन चूंकि मेरी हेडिंग इस वक्त क्या है, प्रोडक्शन के यूनिट्स कैसे निकालें, तो इसलिए मैं वही सवालों को रेफ़र कर रहा हूँ यहाँ पर। मतलब रेफ़र नहीं करना, जो आप करते आए हैं थोड़ा कम ही रखें यार। जिसमें ये करते थे हम कि हमें प्रोडक्शन यूनिट्स निकालने होते थे, सेल के यूनिट्स गिवन होते थे, और ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक गिवन होता था, या सीधा गिवन होता था, या वो यूँ कह देता था कि वो मिसाल सेल के इतने डेज, वो एक सवाल हमने किया था गालिबन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में इस तरह से। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक हमें निकालना पड़ता था डेटा से, या निकला होता था, सेल होती थी, और प्रोडक्शन के यूनिट्स हम निकाला करते थे। तो ये एक तरीका है कि अगर आपको इफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री इज गिवन, अगर फिनिश गुड इन्वेंट्री गिवन है और आपने निकालने हैं प्रोडक्शन यूनिट्स, तो आप ओपनिंग फिनिश गुड ओपनिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री के यूनिट्स में प्लस कर देते थे। अब इक्वेशन तो आपकी ये है, ठीक है, प्लस प्रोडक्शन यूनिट्स, मैं वही वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ, सीधी वाली, ठीक है, प्लस प्रोडक्शन यूनिट्स लेस क्लोजिंग फिनिश गुड की इन्वेंट्री के यूनिट्स,
तो आप पहुंच जाते थे यूनिट्स सोल्ड पर, सोल्ड यूनिट्स। अब ये आपकी इक्वेशन है, इसको आप अपनी मर्जी से रीअरेंज करते थे। मैंने चूंकि आपको ये कहा कि प्रोडक्शन यूनिट्स निकाल रहे हों तो कैसे निकलते हैं सिचुएशन में, तो इस सिचुएशन के अंदर फिर ये होता था कि नॉर्मली ओपनिंग गिवन होता था, क्लोजिंग गिवन होता था, सेल यूनिट्स गिवन होते थे, और हम कैलकुलेट कर लेते थे प्रोडक्शन यूनिट्स। यानी अगर कभी आपको ये प्रोडक्शन यूनिट्स ना गिवन हो और ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक गिवन हो, तो आप इस इक्वेशन के ज़रिए, अगर आपको ये 3 चीज़ें गिवन हैं, तो आप चौथी बैलेंस की निकाल सकते हैं। इसको रीअरेंज हम कर लिया करते थे अपनी मर्जी के हिसाब से। ओके, कोई मसला? अच्छा, कुछ टॉपिक्स में ऐसे भी होता था कि आपको प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोडक्शन के यूनिट्स आप निकालते थे। जब हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में प्रोसेस को मिक्स किया था, तो मैंने आपको कहा था प्रोडक्शन यूनिट्स कौन से हैं, वो जो ईपीयू है, क्या है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स ही तो होते थे। तो हमें एक तरीका हमारे पास ये भी था प्रोडक्शन के यूनिट्स निकालने का कि हमारे पास अगर ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस गिवन है, इफ ओपनिंग या क्लोजिंग, इफ ओपनिंग या क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इज गिवन, अगर ये सिचुएशन होती थी तो फिर आप प्रोडक्शन यूनिट्स कैसे निकालते थे? कुछ याद है? और बोलो तो सही, और पूछो तो, और जाग रहे हो, और जागते रहना, साढ़े दिन रहना, पढ़ा सुबह से मैं रहा हूँ, बत्ती आपकी गुल हुई है। हाँ, आपके पेपर नहीं है ना, हमारे तो पेपर है। आपको क्या टेंशन? हम भी इस टेंशन से गुजरे अपने वक्त में। तो बेटा, प्रोडक्शन यूनिट्स विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है। तो अगर ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस गिवन हो तो फिर प्रोडक्शन यूनिट्स निकलेंगे, प्रोडक्शन यूनिट्स विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट, जिसका कुछ इस तरह का फॉर्मेट होता था हमारे पास। यार तुम अपने औकातों बाहर हो रहे हो, जरा इधर आओ, आ जाओ भाई, यार आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ, ठीक है जी। तो ईपीयू का फॉर्मेट था हमारे पास कुछ इस तरह का। हम एक टेबल सा बना लेते थे, जितनी स्टेज ऑफ कंप्लीशन होती थी उतने कॉलम्स बना लेते थे। मैं कहता हूँ जी मेरी 2 हैं, मटेरियल और कन्वर्जन, ठीक है जी, मटेरियल, कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है जी। अब मैं कहता हूँ एफ को ही चला लें ज़रा, है, दोनों आते ही हैं आपको, लेकिन इंपॉर्टेंट है इस दफ़ा प्रोसेस कॉस्टिंग में। वो जॉइंट बाय प्रोडक्ट वाला तो इतना आसान सवाल था, मैंने जो आपको करवाना है रीसेंट टाइम वाला, तो इस दफ़ा जो है वो फिर इसी तरफ जाएगा, 5 हो जाए एफ के अंदर। लेकिन ये आपके ज़्यादा अच्छे थे क्योंकि उस वक्त आपने मेहनत ज़्यादा की थी, और आगे आके एकदम आसानियाँ हो गई। और फिर जितने मुश्किल सवाल आपने जॉइंट बाय प्रोडक्ट के किए हैं ना, रीसेंट टाइम वाला तो कुछ भी नहीं था, तो बहुत से भी ज़्यादा आसान था। करेंगे इंशाल्लाह, ज़ाहिर है पता लग ही जाएगा आपको, आज ही करेंगे इंशाल्लाह, उसको भी कर देंगे। तो इसमें हम लेते थे एक्चुअल आउटपुट, प्लस करते थे इसमें एबनॉर्मल लॉस, प्लस करते थे हम इसमें, बोलो, हाँ, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, और हम अच्छा, एबनॉर्मल लॉस प्लस हो जाता था, एबनॉर्मल गेन माइनस भी हो जाता था, ये भी है, ठीक है ना। तो ये दोनों ही हो सकते थे। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लेकर हम प्रोडक्शन यूनिट्स के तरफ आए। प्रोडक्शन यूनिट्स हैं असल में ये, जिनको ईपीयू कहते थे, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स ही तो थे। तो ये प्रोडक्शन यूनिट्स निकालते थे। अब इसके अंदर क्या था, थोड़ी सी रिवीजन ज़रा इसकी भी चलती जाए, चलो साथ साथ, कि हम एबनॉर्मल लॉस या गेन को स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन पर लेते थे, और हम क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से लेते थे। बातें याद हैं? कोई बात नहीं, नहीं भी होंगी तो याद आ जाएंगी इंशाल्लाह। ये जनाब स्टेज ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज होता था, और ये स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन। ये भी पागल होया है, इन्ना कुछ इस ते लिख ले आया हूँ मैं, ये भी पागल हुआ पड़ा इस वक्त। चलें, अच्छा जी, अब
यहाँ से हमारे पास यूनिट्स आ गए। तो एक तरीका प्रोडक्शन यूनिट्स निकालने का EPU भी होता था, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये तो बगैर किसी स्टेज के आ जाते थे, इस पे परसेंटेज लग जाती थी मटेरियल या कन्वर्जन के हिसाब से, ऐसे ही क्लोजिंग पे लग जाती थी। और हमारे पास जो यूनिट्स आते थे ये वो यूनिट्स थे जिनको हम यूज़ करते थे कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए, याद है? चलो अच्छा, एक और तरीका भी है प्रोडक्शन यूनिट्स निकालने का, ज़्यादा दूर नहीं है वो बात, अभी करीब करीब ही वो बात हमने कहीं ना कहीं देखी है, पहले भी देखते आए थे लेकिन करीब करीब भी देखी है। लेबर अभी करके आए हैं, 2 सवाल एक जैसे किए थे, 9वां और 10वां। उनमें आपने एक चीज़ देखी थी कि रिजेक्शन रेट आ रहा है, तो मैंने कहा था बेटा जी एंड पे आ रहा है पॉइंट, लेकिन सबसे पहले इसको पकड़ो क्योंकि ये यूनिट्स होंगे तो अगली कहानी चलेगी। आपने कॉस्ट निकालनी है तो आपको प्रोडक्शन यूनिट्स चाहिए। अगर सवाल में रिजेक्शन रेट गिवन है तो प्रोडक्शन यूनिट कैसे निकाला करते थे, वही हमारी इनपुट लॉस आउटपुट वाली इक्वेशन से। तो एक काम ये भी हो सकता है, ठीक है जी, आपके साथ ऐसा भी हो सकता है। और आ जा यार, एक तो बड़ा मसला है यार इसमें, आप लोगों की सहूलत के लिए मैं तंग हुआ रहता हूँ वैसे इधर। तो इफ रिजेक्शन रेट ऑफ फिनिश गुड्स इज गिवन, इफ रिजेक्शन रेट, कई सवालों में, ये तो नहीं कि हमने वो करीब करीब वो हुए थे, उससे पहले भी ये सवाल हमने 1-2 दफ़ा इस तरह के देखे थे कि हमारे पास सवाल में रिजेक्शन फिनिश गुड्स की रिजेक्शन आ रही थी तो हम कहते थे भाईजान पहले तो ज़रा बताओ कि बनाने कितने हैं, तब सही जाकर कितने निकलेंगे, ठीक है। तो इफ रिजेक्शन रेट ऑफ फिनिश गुड्स इज गिवन, तो इस सूरत के अंदर इस सूरत में आप गुड यूनिट्स, आपको वो कहता था जी गुड यूनिट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो इतने हैं, वो आमतौर पर ये बताया करता था कि जी इतने यूनिट्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, गुड यूनिट्स रिक्वायर्ड। और फिर कुछ रिजेक्शन रेट होता था, रिजेक्शन परसेंटेज, जिसको लॉस परसेंटेज कह दें आप, रिजेक्शन परसेंटेज। तो फिर आप कहते थे अच्छा अगर गुड यूनिट्स रिक्वायर्ड हैं और कुछ रिजेक्शन भी है तो टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स रिक्वायर्ड कुछ ज़्यादा होंगे, वो आप यूँ निकाला करते थे। यही वो इक्वेशन है आपकी, मैं आपके वाली बना लेता हूँ, अभी इनपुट आउटपुट लिखता हूँ इसको, पर पहले मैं ज़रा बता रहा हूँ हमें यहाँ पे क्या चाहिए होता है जी, टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स रिक्वायर्ड, कितने प्रोडक्शन यूनिट्स हों कि रिजेक्शन के बाद हमारी रिक्वायर्ड फिगर निकल सके। तो इसमें ये जो टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, जो टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स हैं ये आपके इनपुट कहलाते थे, लॉस की परसेंटेज है और फिर आउटपुट है, ठीक है। मैं ये भी आपके हिसाब से लिख देता हूँ, इसको हम इनपुट, हमारी ये इक्वेशन में इसको इनपुट कहते होते थे, इसको आउटपुट कहते होते थे, और ये हमारी परसेंटेज है। नॉर्मली एज अ परसेंटेज ऑफ इनपुट होती थी, खामोशी केस में भी हम इसको इनपुट ही लेते थे, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में नॉर्मली वो क्या करता था, आपको सवालों के अंदर ये गिवन कर देता था, ठीक है जी, और ये भी नॉर्मली गिवन होती थी परसेंटेज। और आप कैलकुलेट क्या किया करते थे, लाख यूनिट्स बनाने हैं, ये मैं कुछ दिन पहले सवाल किया ना, लाख यूनिट्स बनाने हैं लेकिन 5% रिजेक्ट हो जाते हैं तो फिर 1 लाख कुछ हज़ार बनाने पड़ेंगे, तो वो प्रोडक्शन यूनिट्स है, क्योंकि उसी के हिसाब से मटेरियल लगना है, लेबर लगनी है, ओवरहेड लगने। तो आप कैलकुलेट करते थे ये, आप जाके देखें लेबर कॉस्ट का 9वां 10वां सवाल, उसमें सबसे पहले हमने ये यूनिट्स निकाले और फिर हमने पूरा सवाल किया, ठीक है। तो ये एक मसला है, ठीक है जी। तो अगर अब कॉमन इश्यूज में एक पहला इशू क्या था, आपको सवालों के अंदर ये प्रोडक्शन के यूनिट्स निकालना पड़ जाते थे, जिसको निकालने के लिए 3 तरह की के सिनेरियोज आपके सामने, लेकिन इसकी छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं। आपको लगता है कोई बच्चा ऐसा है जो मेरे से नहीं पढ़ा हुआ आया बैठा हुआ होता है ना, किसी के साथ आ गए, उनको ऐसा है तो बता दें, उस हिसाब से भी थोड़ा सा देखना पड़ता है ना। चलें फिर भी एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक छोटी सी, इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल करते हैं। मैं आपको कहता हूँ जी, ज़रा रिवाइज़ अच्छा हो जाएगा ना, ठीक है आपने ये किया हुआ है काम, बहुत दफ़ा किया हुआ है, लेकिन चलो अब रिवीजन का मतलब ही यही है कि ज़रा एक बार ताज़ा दम हो जाएं चीज़ें। आखिरी वसीयतें हैं मेरी इस वक्त। आपकी डिमांड लाख यूनिट्स की है, ये आपने पूरी करनी है, 1 लाख यूनिट्स आपकी डिमांड है, ठीक है जी, और रिजेक्शन रेट है 4%,
चुप है तो एज अ परसेंटेज ऑफ इनपुट लेंगे हम। प्रोडक्शन यूनिट्स कितने हैं जी? प्रोडक्शन यूनिट्स, ये मेरी आपसे रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी, ये मेरी रिक्वायरमेंट आ गई। अब इसका सोल्यूशन आ जाता है जी। यहाँ पर हम सोल्यूशन के अंदर लिखा करते थे, ये ऊपर वाली बात ज़रा अपने अल्फाज में अब लिख लेंगे, ठीक है। हम कहते थे जी कि गुड यूनिट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो हैं 1,00,000 और 4% ऑफ इनपुट नहीं पता और वही हम ढूंढने निकले हैं। तो इस तरह से हम करके कहते थे जी एक्स यानी कि इनपुट यूनिट्स यानी कि प्रोडक्शन यूनिट्स कैसे निकलेंगे। अब ये ऐसे ही लिखकर हम करते थे, वरना भूल जाते थे ना, डायरेक्ट कोई रट्टा नहीं लगाया हुआ था। हमने कहा था जी ये 0.04x इधर जाके माइनस होगा तो 1 माइनस दिस होगा तो 0.96 हो जाएगा, फिर x इधर रह जाएगा, 0.96 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब 1,00,000 यूनिट्स को डिवाइड करेंगे 0.96 से तो आपका आंसर आएगा 104। इतने यूनिट्स बनाने पड़ेंगे आपको अगर आपने अपनी डिमांड पूरी करनी है तो, क्योंकि रिजेक्शन हो रही है कुछ ना कुछ, तो कुछ ना कुछ रिजेक्शन को पूरा करने के लिए कुछ यूनिट ज़्यादा बनाओगे तभी जाकर 1,00,000 यूनिट्स आपके जो है वो आउटपुट बनेंगे, ठीक है। ये हमने छोटी सी रिवीजन भी मार ली इसकी। तो बाकी ईपीयू की अब क्या रिवीजन कराऊँ, तो वो लंबी कहानी हो जाएगी। तो कॉमन इश्यूज़ में ये हमारा पहला इशू है कि आपको प्रोडक्शन यूनिट्स निकालना पड़ सकते हैं। अगर ऐसा कोई मामला हो, इन तीनों में से कोई मामला हो, तो लाजमी है पहले आपको यूनिट्स निकालने पड़ेंगे, फिर ही आप अगला कोई काम कर सकते हैं। आपने कॉस्ट निकालनी है या जो भी डिसीजन लेना है उसकी बेस यही होगी, ठीक है जी। लें जी, पिक्चर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। बाकी मैं इंशाल्लाह इसको उम्मीद है, मैंने इसीलिए फाइल ही अलग कर ली। बच्चे कहते थे पीडीएफ बना दें, ये कर दें, वो कर दें। अब बाकी टॉपिक्स में तो इस तरह का इतना मसला होता है, बाकी पेपर्स में इतना इस तरह से होता नहीं है, वो साथ साथ ही वैसे चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन इसमें कुछ मुमकिन था थोड़ा सा, तो मैंने कहा चलो कर देता हूँ। लेकिन ये अब पीडीएफ बन गया तो आ जाएगा, मैंने इसीलिए फ़ाइल अलग कर ली है इसकी, ठीक है। लेकिन आपको इसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बने ना बने। आपको चाहिए कि जब आप कंप्लीट कर लें इस क्लास को, घर जाएं तो आप अपने हिसाब से इनको कर लें, एक समरी बन जाती है, ज़रा आसानी हो जाती है, ठीक है जी। चलें आगे। अच्छा जी, अच्छा अब मटेरियल कॉस्ट आ गई। ये तो होगी ना सबसे पहले कि हमारे प्रोडक्शन यूनिट्स निकल आए। अब प्रोडक्शन यूनिट अब निकल आते थे, फिर उन यूनिट्स को हम मल्टीप्लाई, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो ना, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो हमने प्रोडक्ट की कॉस्ट की सारी लड़ाई की है अभी तक 116 लेक्चर्स में, अभी वही चल रही है। तो पहले प्रोडक्शन यूनिट्स निकल आए, तो अब इन प्रोडक्शन यूनिट्स का क्या करना है, इसको हमने आगे यूज़ करके अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी होती थी। और प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर मटीरियल की कॉस्ट होती थी, लेबर होती थी, वेरिएबल ओवरहेड होते थे, फिक्स ओवरहेड होते थे, ठीक है। तो मटेरियल कॉस्ट के अंदर पे क्या क्या मसाइल आते थे, ये दूसरा मसला। मटेरियल कॉस्ट के अंदर क्या इश्यूज आ सकते हैं, आपको क्या आया करते थे, बल्कि आ क्या सकते हैं, वो तो आपको आ लिए जो मसले आने थे, ठीक है जी। पहले तो मुझे ये बताएं कि जो आपकी मटेरियल कॉस्ट होती है, मटेरियल कॉस्ट निकलती कैसे है, कोई मुझे बता सकता है जी? क्वांटिटी पर यूनिट और सिंपल, यानी कि मटेरियल कॉस्ट अगर मैं कहूँ कि फॉर्मूला की फॉर्म में बताओ, तो आप मुझे कहोगे कि जी ये मटेरियल क्वांटिटी, बल्कि मटेरियल रेट पहले लिख देता हूँ, इसमें ज़रा डिस्कशन कम है। मटेरियल रेट पर केजी, पर लीटर, पर मीटर, ओके। और दूसरी चीज़ होती थी मटेरियल क्वांटिटी, ठीक है जी। इन जब दोनों को मल्टीप्लाई करके इनको मल्टीप्लाई करते थे तो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आ जाती थी। हम टोटल मटेरियल कॉस्ट की बात करते थे, तो वो जो ऊपर वाले स्टेप में हमने प्रोडक्शन यूनिट्स निकाले होते थे, उन प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करते थे, हमारी टोटल मटेरियल कॉस्ट आ जाया करती थी। इसमें कोई मसला याद है, ये बेसिक्स में सीखा था हमने, ठीक है। फिर उसके बाद जनाब अब ये सब में अलग अलग मसाइल हैं, ठीक है। तो अगर मटेरियल कॉस्ट के बारे में बात करूं, तो अगर मटेरियल कॉस्ट प्रीवियस पीरियड की गिवन है, तो आप
उसी को ही बढ़ा लिया करते थे इन्फ्लेशन के साथ, कम कर लेते थे। ये इश्यूज मैं बता रहा हूँ कि ये आया करते थे आपको, ठीक है। तो मटेरियल कॉस्ट अगर आपको, इफ मटेरियल कॉस्ट ऑफ प्रीवियस पीरियड इज गिवन, इज गिवन इन क्वेश्चन, मेरे ख्याल में ना ऊपर वाला जो हुआ सो हुआ, अभी इसको बोल्ड ही रखते हैं, ठीक है। तो इफ मटेरियल कॉस्ट ऑफ प्रीवियस पीरियड इज गिवन इन क्वेश्चन, और आपने उसको अपने सवाल में अपने हिसाब से इस्तेमाल करना है, तो आपके पास 2-3 तरीके होते थे इसको अपने सवाल के हिसाब से बनाने के। आप इसमें ओल्ड मटेरियल कॉस्ट को ओल्ड प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड करते थे, आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाती थी। फिर आप उसके ऊपर इन्फ्लेशन रेट लगाकर अपने साल के हिसाब से अपने साल की मटेरियल कॉस्ट बना लेते थे, ठीक है। तो ये एक तरीका होता था ओल्ड मटेरियल कॉस्ट। ये सिर्फ गपशप वाली क्लास है, पहली वाली, ये जोहर तक, ताकि बच्चे पूरे हो जाएं और ये उनको भी अलग से मिल जाए जिसके अंदर सिर्फ कॉमन इश्यूज हमने डिस्कस करने हैं। देखें अल्लाह करे 1 घंटे में हो जाएं काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ओल्ड मटेरियल कॉस्ट को ओल्ड प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ आप डिवाइड करते थे, जो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाती थी उसको आप इन्फ्लेशन की परसेंटेज लगाते थे और उसको आप फिर न्यू प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे। न्यू प्रोडक्शन यूनिट्स, ठीक है जी। ये समझ आ रही है कुछ? मुझे क्यों नहीं आ रही समझ? मेरा फिर वहम है ना, ये पता नहीं लिखा हुआ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। चलो गुजारा तो कर रहे हो ना, ठीक है। तो ओल्ड मटेरियल कॉस्ट को आपने मल्टीप्लाई पर यूनिट कर लिया पहले। अगर पर यूनिट थी तो पर यूनिट यूज़ कर, ये ना कहना कि हमेशा ऐसे करते थे, कभी कभी ऐसा भी होता था कि पर यूनिट दे देता था तो बस पर यूनिट पे इन्फ्लेशन रेट लगा दिया और न्यू प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो डिपेंड करता है। और कभी यूं भी करना पड़ता था आपको कि उसको, ये तो एक ऑप्शन है ही, एक ऑप्शन ये होता था कि आप पूरी ओल्ड मटेरियल कॉस्ट उठा लेते थे। जब आपके पास पिछले पीरियड का प्रोडक्शन का डेटा अवेलेबल मिसाल के तौर पर नहीं होता था, तो आप कहते थे ठीक है कॉस्ट तो मिल गई ना, वो जो कॉस्ट आ गई है वो पर यूनिट के ऊपर आप अप्लाई करके टोटल प्रोडक्शन यूनिट से मल्टीप्लाई करें, या आप इसी को ही, ओ माय गॉड, इसी को ही पूरी कॉस्ट को ही आप कर दें इन्फ्लेशन से मल्टीप्लाई और न्यू प्रोडक्शन यूनिट से, ठीक है। तो ये दोनों तरीके हो सकते थे, इसमें कोई ऐसा मसला है नहीं। लेकिन मैंने ज़बरदस्ती करके ये भी एक इशू बनाया, इशू ही खड़ा कर लिया, ये वो वाली बात है। ओल्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट होगी, पर यूनिट नहीं है तो टोटल कर लेंगे, फिर न्यू प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते, फिर प्रोडक्शन वॉल्यूम परसेंटेज ये कर लेते हैं। हाँ ऐसे ठीक है, ये यूं कर लो कि आपकी टोटल मटेरियल कॉस्ट है, ये ओल्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट नहीं है, टोटल है। इस पे आपने इन्फ्लेशन रेट लगाया और उसको आपने प्रोडक्शन वॉल्यूम की परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दी, जो इंक्रीज आई थी, ये किया था हमने, याद आ गया मुझे। तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया प्रोडक्शन वॉल्यूम की परसेंटेज से। ये मुझे याद है, ये हम वो डिसीजन मेकिंग के सवालों में सही जो गड़बड़ वाले सवाल होते थे, वो याद है, कोई 2-3-4 सवाल ऐसे आए थे, परसेंटेजेस लगा 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 के हमारा राइट हैंड थक जाता था, फिर लेफ्ट से शुरू कर देते थे, इतनी परसेंटेज होती है। ये उन्हीं सवालों के अंदर है। ये मसला क्यों आ रहा है भाई? अच्छा जाग जाएं सारे, ये जागने वाली क्लास है। तो प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीज परसेंटेज, या प्रोडक्शन वॉल्यूम परसेंटेज बस काफ़ी है, प्रोडक्शन वॉल्यूम की परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देते, तो वो जैसी भी होती थी, ठीक है, और सही है। अच्छा ये तो एक छोटा सा मसला था, असल तो बड़े मसले इसके बाद शुरू होते थे। आपके पास जो रेट है उसके अपने मसाइल थे, जो आपके पास क्वांटिटी थी उसके अपने मसाइल थे। प्रोडक्शन यूनिट्स तो हम पहले ही डिस्कस कर रहे हैं ना, प्रोडक्शन यूनिट्स का तो मसला ऊपर हल हो गया। अब बात आती है जी मटेरियल रेट की। इसको ज़रा इधर कर लें, रश पै गया, रश गश नहीं पै गया,
रश पै गया है। अच्छा जी, ये जो मटेरियल रेट है, अब इसको क्या क्या मौतें पड़ती थी, इसको अफेक्ट करना पड़ जाता था। जैसे कि आपने पहले देखा, इसको इन्फ्लेशन की वजह से भी, और इसको डिस्काउंट, यानी इन्फ्लेशन इसको बढ़ा देती थी। अक्सर ऐसा होता था, इन्फ्लेशन बढ़ा देती थी, और कभी कभी ऐसा होता था वो कहता था कि जी हमने बल्क में खरीदा तो आप इस पे रेट परसेंटेज लगा देते थे, कोई मसला। तो इस पे दो मसाइल, इसमें दो इश्यूज आ सकते थे आपको, कि इन्फ्लेशन का असर इस पे पड़ सकता था इस पे, और दूसरा इस पे बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट का असर, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, मैं दोनों बातें करूंगा। तो बल्क क्वांटिटी का डिस्काउंट भी इस पे पड़ जाता था, ठीक है। तो इन्फ्लेशन या बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट, रेट के ऊपर ये असरात पड़ते थे। क्वांटिटी का कोई मसला, क्वांटिटी में तो मसले ही मसले थे। छोटा मसला शुरू में किया था बेसिक्स में। ले जी, हमारे पास पर केजी रेट गिवन है और क्वांटिटी गिवन है पर ग्राम, तो ग्राम को केजी में करो। हमें रेट गिवन है पर आवर और टाइम गिवन है मिनट्स में, तो करो मिनट्स को। ये एक मामला था कि स्मॉल यूनिट ऑफ मेजरमेंट को हम लार्ज में कन्वर्ट करते थे। एक तो ये मसला आता था क्वांटिटी के अंदर जाके, सॉरी मेरे मुंह से रेट निकल गया, वो मैं लेबर में बताऊंगा दोबारा जाके, ठीक है ना। मटेरियल क्वांटिटी के अंदर यही होता था कि लीटर मिलीलीटर को लीटर करो, सेंटीमीटर को मीटर करो, मिनट्स को वो आगे, ठीक है, ग्राम्स को किलोग्राम करो, ठीक है। ये क्या है, स्मॉल यूनिट ऑफ मेजरमेंट को लार्ज में कन्वर्ट करना, क्योंकि रेट अक्सर हमें वो लार्ज यूनिट ऑफ मेजरमेंट में गिवन होता था। दूसरा मसला वो बिल्कुल यही वाला मसला, असल में जहां से सीखा था, मटेरियल की लॉस की परसेंटेज गिवन होती थी। तो हम कहते थे अगर आउटपुट के अंदर इतने यूनिट्स बनाने हैं तो इनपुट ज़्यादा मटेरियल करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ मटेरियल क्या हो जाता है, लॉस। तो आपकी प्रोडक्शन मटेरियल क्वांटिटी के अंदर आपके दो मसाइल आ सकते थे, ठीक है जी। एक होता था कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये मैं अब सोच रहा हूँ अगली बार ना ये टाइप ही बंदा करके रख ले, आपको सवा पकड़ा है, चलो भाई। कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये क्या होता था जी, कन्वर्जन क्या होती थी जी, कुछ याद है? कन्वर्जन क्या होती थी, ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करें, तो उसका तरीका क्या बताया था, कुछ याद है? ग्राम्स को किस में कन्वर्ट करना है जी, किलोग्राम्स में। तो मैंने आपको कहा था कि जी आपने स्मॉल को पकड़ना है उसको, यानी ग्राम्स, एक किलो में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000। तो ग्राम्स को पकड़ो जो सवाल में गिवन है, उसको 1000 से डिवाइड कर दो। याद आएंगी बातें आपको, सारी की हुई हैं। 2-3 ले लेते हैं, मिलीलीटर था, 2-3 ही वहाँ पर लिए थे, बेसिक्स में करवाए थे, फिर 1-2 बार सवालों के अंदर अप्लाई भी हुए थे। तो हमने कहा था जी ml को डिवाइड कर दो, 1000 ml होते हैं 1 लीटर में, ठीक है, तो लीटर्स में जाना है। तो उसके बाद सेंटीमीटर एक किया था हमने, सेंटीमीटर स्मॉल यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, इसको मीटर में, रेट अक्सर कपड़ा है जी, वो सेंटीमीटर नहीं, वो मीटर के हिसाब से रेट दिया हुआ है। अब हमें कन्वर्जन करनी पड़ती थी, तो हमने कहा हुआ था जी 100 सेंटीमीटर। तो मैंने कहा था 2-3 सिर्फ याद रख लो बस, जो आपको मेन पता होने चाहिए। ये 2-3 है क्वांटिटी के अंदर, ये हो गए, या मिनट्स और आवर्स, अब पता ही है एक आवर के अंदर 60, इतनी थोड़े बहुत तो बस जेन में होने चाहिए, ठीक है। तो सेंटीमीटर अगर 100 हैं तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइडेड बाय 100 कर दो, तो ये किस में चला जाएगा। तो ये एक मसला आपका आया करता था कन्वर्जन करने का, ठीक है जी। और दूसरा जो मेन मसला है, जो असल मसला है, वो तो ये था कि इसमें भी वेस्टेज की परसेंटेज गिवन होती थी, मटेरियल लॉस, वेस्टेज, ठीक है जी। तो अब ये जैसे बन रहा है, गुजारा हो रहा है, ठीक है ना, कोशिश कर रहा हूँ मैं आपके। मटेरियल की वेस्टेज आती थी जी, मटेरियल का लॉस, असल में तो सीखा ही हमने यहाँ से था। पहली बार तो गालिबन टारगेट कॉस्टिंग में शायद मटेरियल लॉस की परसेंटेज आना शुरू हुई थी, जब हमने ये इनपुट आउटपुट वाले चक्कर को सीखा था। उस वक्त शायद हम 30 लेक्चर्स से कुछ ऊपर थे शायद। उसके बाद फिर ये मुसीबत ऐसी हमारे गले पड़ी थी, इसीलिए कॉमन इशू लिखा कि हर 2 टॉपिक, हर दूसरे टॉपिक में, हर टॉपिक में बल्कि तकरीबन दूसरे चौथे सवाल के अंदर ये मसला आया होता था, ठीक है। तो कॉमन इशू है मटेरियल के अंदर उसकी क्वांटिटी को लेकर कि उसकी लॉस की परसेंटेज अगर गिवन है। तो इसमें फिर आगे 2 मसले थे, वो सिंपल वाला मसला जो सबसे पहले सीखा था हमने टारगेट कॉस्टिंग में, और फिर वो कॉम्प्लेक्स वाला, याद आया, उसको फिर याद भी कर लिया था हमने, ठीक है, कि बड़ों को हमेशा ऊपर रखना है, छोटों को।
पुरानों को ऊपर, छोटों को, नयों को नीचे, 1 माइनस करके वो काम चलाना था, सारा सीखा लॉजिकली और फिर एक शॉर्टकट बनाया था। तो ये दोनों तरह के मसाइल इसमें हैं। अगर मटेरियल की लॉस की परसेंटेज सिंगल रेट गिवन है, अगर वेस्टेज रेट सिंगल गिवन है, अगर सवाल में सिंगल वेस्टेज रेट इज गिवन, वेस्टेज रेट इज गिवन इन क्वेश्चन, अगर सवाल में एक रेट गिवन है तो उसका तो अभी अभी हम देख कर आए, जैसे ऊपर बहुत सिंपल वाला हम लेते थे मटेरियल इनपुट प्लस मटेरियल लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू मटेरियल आउटपुट। ठीक है जी। अब नॉर्मली क्या करता था, ये नॉर्मली बता रहा हूं, ठीक है, नॉर्मली क्या करता था, वो इनपुट की फिगर दे देता था हमें, मैंने उलट लिख दिया है, मैंने उलट लिख दिया है, आउटपुट दे देता था, इनपुट हम निकालते थे, ठीक है, वो माइनस कर देना था। खैर चले, खैर ऐसे ही रखें जैसे किया हुआ है। तो ये गिवन होता था, ये भी गिवन होता था नॉर्मली एज अ परसेंटेज ऑफ, नॉर्मली एज अ परसेंटेज ऑफ इनपुट मैं लिख रहा हूं, नॉर्मली एज इनपुट परसेंटेज। ठीक है जी। और उसके बाद हमें अक्सर ये निकालना पड़ जाता था। ठीक है, कॉमन इश्यूज का मतलब यही होता है जो कॉमनली आपको आते रहे पूरे सीएमए के अंदर। तो ये वाला तो इश्यू पहली दफा सीखने के बाद आपको अच्छा लगने लग गया कि यार ये कम सोखा है, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आपको ये महसूस होना शुरू ही हुआ था, आपका बेहतरीन दोस्त मुश्ताक, सॉरी, आपका बेहतरीन दोस्त, ये वेस्टेज रेट डबल डबल होकर आ गया। ठीक है, 2 वेस्टेज रेट सवाल में आने लग गए जिन्होंने आपको पकड़ के फंसा दिया। आपने कहा कोई मसला नहीं, इसका भी हल निकाल लेंगे, जुगाड़ तो हमारे पास हुए बस, और है क्या हमारे पास, है जी। तो आपने कहा जी हम इसका भी कोई जुगाड़ करते हैं। ठीक है, पहले तो मैं लिख दूं 2 वेस्टेज रेट्स आर गिवन, अगर होते थे 2 वेस्टेज रेट्स, अगर 2 वेस्टेज रेट्स गिवन है तो फिर आप करते थे, कहानी कुछ ऐसे होती थी कि एक करंट लेवल होता था जिस पे चल रहे हैं और एक रिवाइज्ड होता था। वैसे मैं बाद में वो फॉर्मूला भी रिवाइज करा दूंगा, लेकिन इसकी एग्जांपल भी कर लेते हैं छोटी सी, ये भूलना गया हो थोड़ा सा। ठीक है, तो हम कहते थे जी मटेरियल इनपुट है, वही वाली कहानी, कहानी तो वही थी। आ जा यार, ओ आ जा यार, आ जा यार, टाइम थोड़ा, आ जा यार प्लीज। नहीं, अब तो आ गए जी बेटा। मटेरियल इनपुट, आउटपुट और लॉस, तो आउटपुट लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू मटेरियल इनपुट। ठीक है, अब इसमें हम पहले रिवर्स होकर आते थे करंट वाले सिनेरियो में। पहले हमें इन सवालों के अंदर बदमाशी क्या करता था, सवाल बदमाशी ये करता था, मान नोट कर रहा बदमाशी, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है और इन्हें जवाब देता है, इन्हें क्या मेरे लो जवाब जे, हम बंद करके दोबारा आते हैं। चलें, तो आ गया, वापस आ गया, अब जिंदा हो गया होगा। असल में इस फाइल के ऊपर मैं बहुत कुछ डाल रहा हूँ ना, ताकि साथ साथ आपको दिखाता जाऊँ और एंड पे फिर ये इकट्ठी हो जाए आपके लिए। अच्छा, तो हमें नॉर्मली मैंने कहा बदमाशी ये करता था कि गिवन इधर ले आता था, गिवन, ठीक है, और फिर परसेंटेज भी गिवन होती थी। ठीक है, इस गिवन परसेंटेज की बेस पर हम कैलकुलेट पहले करते थे ये। ठीक है, ये कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेट करने के बाद करंट वाला, फिर हम इसको कॉपी पेस्ट करते थे, याद है, इसी को एज इट इज यहां पर लाकर कॉपी किया रिवाइज के लिए,
और उसके बाद फिर इधर प्लस गिवन परसेंटेज करके, जो गिवन होती थी न्यू वाली, तो फिर हम इधर पहुंचते थे और ये कैलकुलेट करते थे। ये असल कहानी होती थी पूरी। तो इतनी लंबी कहानी हमने फिर जुगाड़ निकाला था उसका। हमने कहा आए थे फिर असी मर जावांगे। फिर हमने बैठकर दिमाग जो है वो अपना मिलाए और बैठकर सोच समझ कर आप लोगों ने मुझे कुछ बताया है ना, कुछ मैंने आपको बताया, और हमने मिलजुल कर इसका एक हल निकाला था। वो हल भी मैं आपको एग्जाम्पल में बता देता हूँ। लेकिन फ़िलहाल ये तरतीब है जो मैंने आपको बताई थी कि पहले हम आए यूँ, ठीक है जी, उसके बाद ये देखिए कॉपी इधर आया, और उसके बाद फिर इधर से हम चले यूँ, तो ये आपका रुख हुआ करता था। ठीक है, सही है। तो ये टोटल मटेरियल कॉस्ट के अंदर मसाइल हैं। इसके अलावा मुझे और कोई मसला कभी नज़र नहीं आया। मेरे ख्याल में एनू की मुसीबत पे आ गई भाई। मेरे ख्याल में ये काफ़ी है डिस्कशन। अब हम एक छोटी सी एग्जांपल इसकी बना लेते हैं जी। हाँ, लेकिन एग्जांपल इसकी बना लेना ज़रा। इधर पहले इसको मैं ले तो हूँ, इसको कहाँ एग्जांपल बनाएं इसकी, कहाँ, इधर कर ले, इधर ए, यहाँ पे ये जगह खा रही है। जब पिक्चर आपने लेनी है तो मेरे ख्याल में यही अप्रोप्रिएट जगह बन रही है, यहाँ पे मैनेज हो जाएगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल। जी बेट एसी को कुछ कर दें यार, क्या करना है, तो फिर सौ जाना है। अच्छा चलें यार, इसको इसके हवा भी ऊपर कर दें, इसको 24-25 पे भी कर दें। चलें जी, एग्जाम्पल। जल्दी कर दें, मैं इधर ही बैठा हूँ, जल्दी कर देंगे। अच्छा जी, करंट मटेरियल कॉस्ट जो है, करंट मटेरियल कॉस्ट, अब ये बेसिकली इनपुट होगी ना। करंट मटेरियल कॉस्ट मैंने बोली है, ठीक है। अब रुपीज़ में ही गिवन है आज, चलो गाली मुकाओ, ₹720। करंट मटेरियल कॉस्ट कितनी है? 720। इसी में सारा कुछ ही है, तो हम इसी पर भी लगाना सीख लें। ये 720 रुपये की कॉस्ट है, ठीक है। उसके बाद करंट ऑयल लिख ला यार, करंट वेस्टेज रेट है 10%, और रिवाइज्ड या न्यू इधर से उधर चला जाएगा, ऐसे लिखा था ना सवाल में, विल बी रिवाइज फ्रॉम दिस टू दिस। वो 10 से बढ़ भी सकता है, 10 से कम भी, कम कर लेते हैं, इंप्रूवमेंट आ गई किसी वजह से, ठीक है। अब लंबी कहानी पहले करेंगे फिर शॉर्टकट, या डायरेक्ट ही करें? पहले लंबी कहानी करते हैं, पहले लंबी कहानी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। वेला टाइम है, सिलेबस मुक्के है, सुकून रिवीजन कर रहे हैं, कोई टेंशन है नहीं। 720 हमें गिवन है और 10% है ऑफ इनपुट, इसका मतलब ये है 0.1720 का 0.1, ऐसा ही है। और इधर प्लस करना है, तो ये हमें नहीं पता था, तो ये मुझे आपने निकाल के देना है। बेसिकली हम 720 से पहले यहाँ पे पहुँचेंगे, तो मुझे बताएं 720 का 0.1 कितना होता है? बेसिकली ये x है ना बेटा, ये x है, फिलहाल ये क्या है? x। ये हमारा करंट। बाकी शॉर्टकट लगाते हैं ना, अभी लगा लेते हैं शॉर्टकट, वो आपको आता है मुझे पता है, लेकिन ज़रा इसको रिवाइज तो कर लेना। तो करंट के ऊपर मुझे बताओ क्या है आउटपुट, ये निकाल कर फिर हमने कहा था कि हम रिवाइज निकालने के लिए पहले इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करते हैं। ये असल कहानी तो ये थी ना जो लंबी थी, तो ये 648 इधर रखा, और इधर रखने के बाद हमने कहा जी अब मुझे बताओ जी रेट का क्या मामला है। उन्होंने कहा जी रेट तो हो गया है 3%, लेकिन 3% ऑफ x है, तो 0.03x आ गया, और मुझे अब ये चाहिए, अब ये x बन गया, तो यहाँ से इधर आना है, तो फिर वही पुराने वाला तरीका था, ठीक है। देखो मच्छी बन गया, ये काम नहीं हुआ जी। तो 0.03x इधर आके माइनस हुआ, तो 0.97 बन गया, तो x इधर छोड़ के 648 से डिवाइड किया तो
668, ये 668 रुपीज पर भी डायरेक्ट लग सकता है ना मामला, वो तो वही है परसेंटेज। तो मुझे रुपीज गिवन थे, मैंने रुपीज के अंदर ही निकाल लिए, केजीज होते केजीज में निकाल लेता, उस रुपीज से मल्टीप्लाई करता, बात तो एक ही है। ठीक बेटा, पर यूनिट रेट अगर चेंज करेगा तो फिर वो देखेंगे ना, सवाल भी उस हिसाब से देगा। अभी तो मुझे उसने ये कहा कि 720 रुपये मटीरियल कॉस्ट है, मटीरियल वैसे ही बदल गई। अब कुछ नहीं कहा तो फिर मैं कैसे कह लूँ कि रेट चेंज हो गया? फिर तो यही यूज़ करूँगा। अगर कहेगा तो वो फिर इसीलिए वो यूनिट्स अलग देता था, केजीज वगैरह अलग देता था, रेट अलग देता था। रेट भी चेंज कर सकता है। ठीक है, ओके। अच्छा जी, ये तो है सारी लंबी वाली कहानी। ठीक है, शार्ट कट क्या था? शार्ट कट इस 668 तक पहुंचने का शार्ट कट क्या था? हम पकड़ते थे गिवन। गिवन क्या होता है नॉर्मली? मैंने कहा गिवन ये होता था, वो देखो सवाल में गिवन है 720। हम इसको कहते थे यार हमेशा आपने बड़ों को ऊपर ही रखना है, तो वो 10% है ना, तो 100 माइनस 10 90, तो इसको 0.9 से हम मल्टीप्लाई कर देते होते थे और नीचे 0.97 से डिवाइड करते थे, तो आंसर आ जाता था। तो ये जनाब और है, और ठीक है, और ऐसे भी कर सकते हैं आप जी। तो इसका आंसर क्या आ गया? 668। तो ये डायरेक्ट आ जाता होता था। ठीक है, तो ये जनाब आपकी रिवीजन हुई थोड़ी सी मटेरियल कॉस्ट की। कॉमन इश्यूज इसमें और कोई भी नहीं थे, अगर को हों तो फिर मैंने माफ़ कर देना, वो आपने किए ही हुए हैं। तो ये मेरे जहन के अंदर बातें आती हैं कि ये जनाब हमारे मटेरियल से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। भाई ऐसी रिवीजन करनी है हमने, और क्या करना है, वेले हम, काम तो मैं आपको नहीं। और मुझे लगता है कॉमन इश्यूज आगे बढ़ जाना है, पूरा नहीं होना, काफ़ी सारे हैं इश्यूज। हाँ, एक फ़ायदा हो गया, मटेरियल कॉस्ट जैसा ही लेबर कॉस्ट होता है। मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, यस। तुम लोग पास कर लो पेपर, फिर तुम भी पास कर लोगे, फिर तुम भी कॉपी पेस्ट कर लो। मैंने अभी खुद बनाया ना तुम्हारे सामने, तो अब मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूं ना। गुस्सा नहीं, कौन सा गुस्सा यार, काहे का गुस्सा? रोड़ा लेबर से ज्यादा है मटेरियल नालों। उसमें वो बदतमीज भी था जो रिसेंट टाइम में भी आया हुआ है, लर्निंग कर्व। लेकिन यार मैं ना ऐसे ही कल 2-3 घंटे मैंने कुछ सोल्यूशन बनाए, मैंने कहा सोल्यूशन बना लेता हूँ जो बाद में सही, चलो आगे के लिए तो यूज़ हो जाएंगे ना। बना तो एक्सेल में लिए, मैं सवाल पढ़ता जाऊँ, करता जाऊँ और खुश होता जाऊँ। मैंने कहा कैसा आसान पर्चा था, इतना आसान पर्चा। अभी तक जो 5-6 सवाल मैंने सॉल्व किए थे, बाकी फिर मैं थक गया, इतना आसान था कि मैं थक गया। कुछ थ्रिल ना हो जिंदगी में। आपको नहीं चाहिए थ्रिल, आप तो अल्लाह अल्लाह करें। अच्छा जी, हाँ, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। चलें जी। अच्छा जी, अब लेबर कॉस्ट भी तो ऐसी ही कॉस्ट थी। मैं 1 बाय 1 चीज़ें चेंज करता हूँ ताकि थोड़ा ये भी रिलैक्सेशन रहे कि हाँ कोई नहीं, बात नहीं, कोई नहीं है। तो लेबर कॉस्ट, तो लेबर कॉस्ट कैसे निकाला करते थे आप? लेबर कॉस्ट निकाला करते थे आप वेज रेट, वेज रेट पर लेबर आवर होता था इनटू लेबर आवर्स पर यूनिट होते थे। ठीक है, लेबर आवर्स पर यूनिट, उसको प्रोडक्शन यूनिट से मल्टीप्लाई करते थे, आपकी टोटल कॉस्ट आ जाया करती थी। कोई फर्क? बेसिक्स से सीखा और आज आखिरी क्लास है। बेसिक्स कितनी इंपॉर्टेंट थी खुद देख लो। यानी यूं लगता है कि हम बस बेसिक्स ही करते रहे सारा, इसलिए में 116 लेक्चर सिर्फ बेसिक्स किया। तो जो बेसिक्स को इजी लेते हैं, आज तो उन्हें अंदाजा हो रहा होगा कि इनके बगैर हम चल नहीं सकते थे। ऐसे नहीं 6-7 दिन 8 दिन लग गए थे शुरू में। ठीक है, ओके। अब लेबर कॉस्ट का भी वही मामला है जी। इफ मैं यहां पर टोटल नहीं लिखा था, मैं टोटल लिख दूंगा। इफ टोटल, यहां पे भी लिख दूं ना, इफ टोटल मटेरियल कॉस्ट ऑफ प्रीवियस पीरियड इज गिवन, फिर नीचे भी कर देता हूं जाके, ठीक है ना। इफ टोटल मटेरियल कॉस्ट ऑफ प्रीवियस पीरियड इज गिवन, तो आपने ये किया था। ऐसे ही इफ टोटल लेबर कॉस्ट, इफ टोटल लेबर कॉस्ट of previous period is given,
तो भी भाई वही काम ही करोगे आप, वही काम ही किया करते थे आप। इफ टोटल लेबर कॉस्ट ऑफ प्रीवियस पीरियड इज गिवन, तो क्या करते थे जी, इज गिवन इन क्वेश्चन, तो ओल्ड लेबर कॉस्ट को पकड़ा, ओल्ड प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड किया, परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन और न्यू प्रोडक्शन यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम वही काम। और अगर आपने ऐसे नहीं करना, आपको टोटल कॉस्ट दे रहा है, तो ओल्ड लेबर कॉस्ट, कहीं पे मटेरियल लिखा रह जाए तो मुझे बता देना, ठीक है। ओल्ड लेबर कॉस्ट इंटू परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन इंटू परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम, यानी वो यूँ कहते थे टोटल गिवन होती थी, ये टोटल नॉर्मली ये क्या होती थी, ये टोटल ओल्ड लेबर कॉस्ट है, ये ओल्ड लेबर कॉस्ट टोटल है, टोटल लिखिए, टोटल ओल्ड लेबर कॉस्ट, टोटल ओल्ड लेबर कॉस्ट। तो टोटल को पर यूनिट करके आप इन्फ्लेशन लगा के नए यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते थे, या कभी सवालों में आप ऐसे करते थे कि टोटल कॉस्ट को ही पकड़ते, उसे कहते थे इस पर 10% इन्फ्लेशन का रेट है और 5% वॉल्यूम का चेंज है, याद आ रहा है, तो ये काम आप कर लेते होते थे, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर चले आप। और इसमें बेटा जी वेज रेट जो है वो सिर्फ किससे इम्पैक्ट लेता है, सिर्फ वेज रेट लेता है इन्फ्लेशन से इम्पैक्ट, उसमें कौन सा बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं, बल्क क्वांटिटी क्या मतलब बल्क क्वांटिटी आप अपने साथ 10 दोस्त ले आए भाई, सानू सारा रख लो तो ऐसी यार वेज रेट तो डिस्काउंट दे देंगे, है ना। अच्छा जी, तो इन्फ्लेशन ये सिर्फ वेज रेट इज इफेक्टेड, ज़रा अंग्रेजी ज़्यादा लिख सकता हूँ, जगह बच गई ना, ठीक है, तो ये ज़रा इधर कर लो। उसका मतलब यही था, मैंने ऊपर यूँ लिखना चाहिए था ना मुझे, ये कि मटेरियल रेट इज इफेक्टेड बाय, यूँ कर देता हूँ ना ज़रा, इस पर इफेक्ट पड़ता था, is affected by inflation और बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट। और यहां पर मैं वेज रेट इज अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन, ठीक है जी। इस पे सिर्फ क्या लगता है, नीचे ले आओ, बल्कि हमें तंग कर रहे हैं, इज अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन, ठीक है जी, ओके जी। ऐसे ही बस गपशप के लिए बुलाया आपको। यहां पर कन्वर्जन वाला मामला बिल्कुल होता था, लेकिन ये कन्वर्जन वाला मामला जो है ये यार इसमें ना 3 मसाइल हैं, इसकी एग्जांपल तो फिर ये नहीं बनेगी, मतलब यहाँ नहीं बनेगी, इस जैसी ही बनाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन ज़रा मुझे सेटिंग तो चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा जी, आप तब तक सुनते तो रहें। इसमें तो सिर्फ बेटा एक ही कन्वर्जन वाला मामला था, सेकंड्स को मिनट्स को आवर्स में, को सेकंड्स को मिनट्स में या आवर्स में करना, या मिली सेकंड्स को या नैनो सेकंड्स को, ऐसा कुछ करने की तो कभी कोई नौबत ना आई है, ना उम्मीद आएगी, ठीक है। मैक्सिमम यही मसला हो सकता है कि आपको, हाँ अच्छा, अब इसको इधर ही रहने देते हैं। इसमें 3 मसाइल हैं। पहला मसला कन्वर्जन वाला इसमें भी है, लेकिन सिर्फ एक अदद कन्वर्जन ही थी, और वो क्या थी, जब आपको मिनट्स में सवाल दे दे तो आप रेट गिवन हो आपको आवर्स के अंदर, तो आप उसको चेंज कर लेते थे, ठीक है जी। तो मिनट्स से आवर्स, तो जो सवाल में आपको मिनट्स गिवन होते थे, उन मिनट्स को आप डिवाइड कर देते थे 60 से, तो आपकी कन्वर्जन हो जाती थी, ठीक है। एक तो यहाँ पे मसला ये है। दूसरा मसला यहाँ पर एक एफिशिएंसी वाला भी था, याद है कुछ, एफिशिएंसी का चेंज आ जाता था कि जी हमने लेबर को तनख्वाह बढ़ाई, उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई। एफिशिएंसी इंप्रूव होने का मतलब होता था कि टाइम कम लेंगे, फ़ायदे की चीज़ है, मतलब टाइम का कम होना फ़ायदे की होती थी, ठीक है। तो एफिशिएंसी के मसाइल थे कि ये जो आपके लेबर आवर्स हैं, इनमें मसला क्या आता है, इट इज़ अफेक्टेड बाय, लेबर आवर्स आर अफेक्टेड बाय एफिशिएंसी। एफिशिएंसी तो फिर दोनों तरफ जा सकती है, एफिशिएंसी बढ़ भी जाया करती थी, एफिशिएंसी कम भी हो जाया करती थी।
यानी एफिशिएंसी इम्प्रूव भी हो सकती है, डिप्रूव भी हो सकती है। गलत होगी इंग्लिश। एफिशिएंसी इम्प्रूव होने का मतलब क्या होता था? एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी का मतलब लेबर आर पर यूनिट अब कुछ कम लगते हैं। और एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाना, डिप्रूव हो जाना, एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाना, इसका मतलब क्या होता था कि इन्होंने निकम्मे हो गए हैं आप लोगों की तरह। लेबर आर पर यूनिट अब, हाँ, पर क्वेश्चन टाइम जो है आपका ज़्यादा लगने लग गया, मतलब आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो गई है। ठीक है। और तीसरी चीज़ जनाबे मोहतरम, बल्कि इसमें तो 4 चीज़ें थी, याद आता जा रहा है, 4 चीज़ें थी। चौथी चीज़ कौन सी थी? एक लर्निंग कर्व था और एक इसके अंदर भी आइडल टाइम था। ठीक है, तो ये तो है ही है। थोड़ी सी चेंजेस नशके में, थोड़ी सी चेंजेस आ रही हैं नशके में। हम ज़रा इधर साइड पे आना यार, इनको ना मैं करीब करीब ही रखता हूँ। जैसे जैसे मुझे याद आता जा रहा है मैं बोलता जा रहा हूँ और बनता जा रहा है। ये कॉमन इश्यूज़ तो ऐसे ही बनते हैं ना जी, कॉमन इश्यूज़ तो ऐसे ही बनेंगे। और बड़ा आगे चौड़ा चौड़ा करके लिख लिया, हूँ मैनू लग रहा है नहीं यार थोड़ी जगह बनाइए। ठीक है जी। तो ये दोनों मसाइल तो समझ में आते हैं कि ये मसाइल तो इनमें आते हैं, कन्वर्जन भी करनी पड़ती थी आपको और एफिशिएंसी के मसाइल भी आते थे। और 2 मसाइल आपको और भी पता हैं, एक इसमें लर्निंग कर्व का इफेक्ट भी बदतमीज़ में आ जाता था, यानी कि आर्स जो हैं वो लर्निंग कर्व की वजह से चेंज हो जाया करते थे। ज़रा तस्वीर के हालात देख लें। तस्वीर अगर ऐसे बनानी है तो इसको ले आएँ इधर, मैक्सिमम कोशिश है कि आपको कटो कट काम करना पड़े। ठीक है जी। और अब देखना ज़रा, देखना ज़रा, देखना ज़रा, अभी निकलने लगा है यहाँ से कौन भला? लर्निंग कर्व। कैसे निकलेगा? ये भी एक मुअम्मा है। ये एक मुअम्मा कैसे है? यहाँ से चौथा इफेक्ट मैं निकालूंगा, यहाँ से उसको मैं रास्ता दूंगा। ठीक है, और इसको इधर ले आऊँगा। ठीक है, को मसला इन्ना वल पाने की केड़ी लोड़ सी सर, सीधा ही ले आओ, मैं तो कहना ये भी ठीक है जी बेटा। आइडल टाइम में दो, ये आइडल टाइम में भी दोनों आ सकते हैं, किसने कहा एक आना है? आइडल टाइम में भी ये वेस्टेज जो लेबर कर दी थी, अगर सिंगल रेट गिवन होगा तो एक वाला, और अगर वो यूं भी कह सकता है कि हमने ये किया उससे एफिशिएंसी यहाँ से यहाँ चली गई, या आइडल टाइम यहाँ से यहाँ चला गया, तो अगर दो लॉस, इसका लॉस आइडल टाइम है ना। अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पे, टेंशन ना लो, मैं लिख ही देता हूँ। लेबर टाइम वेस्टेज, लेबर टाइम की वेस्टेज आ सकती है। ठीक है जी। लेबर टाइम वेस्टेज, अगर सिंगल वेस्टेज रेट इज गिवन तो आप यहाँ पर मटेरियल आउटपुट इनपुट तो नहीं कर सकते ना, आपको यूं लेना पड़ेगा लेबर आवर्स वर्कड, उसके बाद लेबर वेस्टेज परसेंटेज, लेबर वेस्टेज टाइम की परसेंटेज आ गई, और लेबर आवर्स पेड आते थे। यहाँ पे पेमेंट आपने ज़्यादा की है और काम उन्होंने कम किया है। ठीक है, बिल्कुल सेम, एक गिवन, नॉर्मली ये गिवन और नॉर्मली ये कैलकुलेट करना पड़ता था। ठीक है, और अगर सिंगल वेस्टेज रेट ना गिवन हो, 2 वेस्टेज रेट्स गिवन हो, तो बिल्कुल सेम वही काम है, बस ऊपर अंग्रेजी सिर्फ बदली है। लेबर आवर वर्कड, इसकी भी एग्जाम्पल कहोगे तो बना दूंगा। लेबर आवर्स सेम ही होनी है वैसे तो, फ़र्क कोई नहीं पड़ना। लेबर आवर्स वर्कड, लेकिन मेरे ऊपर बनी है, मैंने एग्जाम्पल ही उठा के कॉपी करनी है, बना ही दूंगा। लेबर आवर्स वर्कड और वेस्टेज परसेंटेज, लेबर आवर्स, लेबर वेस्टेज मैं लिख रहा हूँ, लेबर वेस्टेज परसेंटेज इज इक्वल टू लेबर आवर्स पेड। तो मसला तो यही होता था ना कि पेमेंट आप ज़्यादा आवर्स की कर रहे हैं और काम वो कम कर रहे हैं, तो इसी को तो कहते थे कि वेले बैठे हैं, वेले बैठने की हमें तो कॉस्ट पड़ गई ना। अब अगली बात बिल्कुल सेम है, वो बिल्कुल ऐसे ही, ये नॉर्मली गिवन होता था, ये निकाल के कॉपी करके ये, और इसका शॉर्टकट भी बिल्कुल वही है। ठीक है, तो इसकी भी एग्जांपल यहीं पे बना लेते हैं ऐसे ही, क्योंकि जब ये फ़ोटो ऐसे खींचना है आपने, ये फ़ोटो, तो पता नहीं फ़ोटो में कुछ आना है कि नहीं आना, आ जाएगा, गुजारा हो जाएगा, कुछ नज़र आ रहा है ना, बाकी इंशाल्लाह आ जाएगा ये हैंड आउट, अल्लाह ने चाहा तो। लेकिन फ़िलहाल
एक सैंपल की जगह बनती नज़र आ रही है मुझे, एक सैंपल की। इधर एग्जाम्पल कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगी जी। आइएगा ज़रा, एग्जाम्पल आइएगा ज़रा, बेहतरीन हो जाना है। यहाँ पे मैंने बस कॉपी पेस्ट करना, ये आपके लिए मैंने अलग किया, ये हैंड आउट आपके लिए ताकि बन जाए। अल्लाह करे बन जाए, मैंने तजुर्बा कभी नहीं किया, लेकिन बच्चे क्योंकि सारा सेशन कहते रहे, मैंने कहा चलो वही, मैंने कल संडे को फिर यही लगा। ये तो क्योंकि कहीं पे करवाया नहीं था ना इस तरह से, तो ये तो इकट्ठे करने पड़ रहे हैं, मतलब खुद ही कराने पड़ रहे हैं। बाकी जहाँ जहाँ आपके हैंड आउट्स के अंदर वो मैंने किया हुआ था, वो बनाया करते थे हम जो एग्जाम्पल्स, तो वो मैंने यहाँ से इकट्ठी करके रख दी, ठीक है, ताकि आपको एक हैंड, अल्लाह करे ये अच्छा सा PDF बन जाए। क्योंकि बेटा मेरे पास जो कुछ है आप लोगों के लिए है, कौन सा को मैं घर लैके जाना है। मेरे बाल बच्चे तो हाले निक्के ने, तो तुसी मेरे बाल बच्चे ही हो, तो तुसी हुण पढ़ लो तो चंगी गल है। ज़रा थोड़ा सा सीमार्ट हो जाए तो कोई मसला तो नहीं, सीमार्ट हो जाए तो। ये जनाब एग्जाम्पल आ रही है, आया जे फिर गौरी, लो जी फिर, लो जी आया जो गौरी, ये लो जी। हाँ जी, करनी है कोई एग्जाम्पल इसकी। करंट लेबर कॉस्ट, ऐसे ही कर लो ज़रा, 1 मिनट ही लगना है यार। करंट लेबर कॉस्ट है जनाब 500। करंट वेस्टेज रेट है, करंट लेबर वेस्टेज रेट है, यानी आइडल टाइम है 8%। और हमने इनको थोड़ा सा फेंटी फूंटी लगाई है, तो हमें लग रहा है कि अब 5% हो जाएगा, ठीक है। अब जल्दी करो ज़रा, यहाँ पर गिवन क्या है, यही 500 रुपये करंट कॉस्ट गिवन है, करंट लेबर कॉस्ट गिवन है, जो वो निधि होती है सवाल में। तो कॉस्ट में तो आपने जो पे किया वो आपको कॉस्ट पड़ी होती है ना, तो ये इनपुट होता है, ठीक है। बताओ जी, ये 500 का कितने %? 0.08%, 8% सीधा ज़रा जगह कम लगेगी, ठीक है। तो यहाँ से आपने ये x निकाला, जल्दी से बताओ कितना, 460। इस 460 को कॉपी करके पेस्ट किया। अब ये कितना हो गया, 5, और ये बता दो x अब कितना आ गया। देख लो कॉस्ट कम हुई कि नहीं हुई, क्योंकि परसेंटेज कम हुई। अच्छा ये, अच्छा, और ये बढ़ भी सकती थी, यानी वो और निकम्मे हो गए हैं। हमने उनकी फेंटी लगाई, एंड द आइडल टाइम वेस्टेज रेट हैज इंक्रीज्ड, उन्होंने क्या करा लो फिर कम करना है, दे आर डीट लाइक यू, तो बढ़ भी सकता है। अच्छा, डायरेक्ट करना है तो 500 पकड़ लो जो गिवन है, उसके बाद बड़ों को हमेशा ऊपर, करंट पुराना ऐसे ही है, इसको 1 में से 100 में से माइनस करो तो 0.92 से डिवाइड, और ये डायरेक्ट भी आ जाया करता था, ठीक है। 480, और ठीक है। और इसका आखिरी मसला होता था इफेक्ट ऑफ लर्निंग कर्व। इंशाल्लाह जो पहला सवाल आपका प्योर इस चीज को कवर करता हुआ आज उम्मीद नजर आएगा, वो है ये अभी अभी जो आप करेंगे रीसेंट टाइम में जो आया सवाल, ठीक है। तो रीसेंट टाइम का नाम क्या है, केड़ी है, ऑटम 24, और इसका क्वेश्चन नंबर तो देखना पड़ेगा यार। आपके पास है ना हैंड आउट, अब आपके पास कॉपी है? ओ यार बुलाओ यार, इसकी कॉपी भी करानी थी, आपको दी नहीं थी कॉपी? नहीं, आपको वैसे कॉपी दी थी पास, अभी बुलाओ यार। क्वेश्चन 1 नहीं बेटा, वो रिंग लिमिटेड है। अच्छा, क्वेश्चन 1 में भी है ये लर्निंग कर्व का इफेक्ट है, लेकिन मैं आपको, चलो रेफरेंस को ही छोड़ो, उनको बुलाओ यार, पास पेपर रीसेंट टाइम तो ये अभी इनको कॉपी करा के देना यार। अब देखेंगे 2 सवाल है, अभी रिंग लिमिटेड वाला सवाल करना है, उसमें भी हो जाना है, और रीसेंट टाइम के अंदर सिर्फ अलग से लर्निंग कर्व का सवाल आया हुआ है। बहरहाल मैं तो सिर्फ रिवीजन कर रहा हूँ ना कि क्या क्या आपने देखा था इसमें। तो इफेक्ट ऑफ लर्निंग कर्व इस पे आता है, लेबर पे लर्निंग कर्व का इफेक्ट भी आता है। अब उसका क्या करें भाई, उसका क्या करें, पहले तो प्लानिंग कर लें, यहाँ तक आने में जी। प्यारे भाई, इनके लिए भी रिसेंट टाइम कॉपी करवानी है, तो एक प्रिंट निकाल के किसी को भेज दें, वो कॉपी करवा लेगा, तो फिर वो ले भी आएगा, ठीक है। आप पढ़ाई करें फिर उसके बाद। ये वक्त आए है, कहता सी उनते पता नहीं पढ़ाई होनी सी नहीं होनी सी, इन्हें बुला के नवा वक्त पाता है, याशी करता मैं, मौजें करता मैं जी। अच्छा बेटा, 2 तरह से
इसमें लर्निंग गिवन होती थी, यूनिट वाइज भी होती थी और बैच वाइज भी होती थी, याद है? तो यूनिट वाइज आपके रीसेंट अटेम्प्ट के अंदर आया और बैच वाइज के 2-3 सवाल आपके हैंडआउट के अंदर मौजूद हैं जो हमने किए थे। 2 ही तरीके हैं, तीसरा तो कोई है नहीं। सवाल देखोगे रीसेंट अटेम्प्ट का तो आपका हादसा निकल जाएगा, लेकिन सवाल करते हुए जब शुरू करते हैं ना, जब उसके बाद पता लगता है फिर आपको कि आप कर क्या रहे हैं और हाँ ठीक है कुछ समझ आ रही है। पहले तो देख के एक बार बंदे का अतरा ही निकलता है, ओ यार है कि आ गए, नहीं हो सकता, ठीक है। तो जब करते जाओ बंदा कहता है इतना आसान, कभी कभी वो ज़्यादा आसानी वैसे टेंशन हो जाती है, लगता है कोई गड़बड़ है, मैंने समझ नहीं आ रही। तो यूनिट वाइज लर्निंग हो सकती है, इसमें यूनिट वाइज लर्निंग हुआ करती थी, हो सकती है, क्यों कहूँ मैं, हुआ करती थी कहूँगा। यूनिट वाइज लर्निंग हुआ करती थी क्योंकि हमने कर चुके हैं ना, यूनिट वाइज लर्निंग हुआ करती थी। इसके अंदर हम करते क्या थे, लर्निंग विल अप्लाई टू, मिसाल के तौर पे हम कहते थे लर्निंग विल अप्लाई टू फर्स्ट 500 यूनिट्स, लर्निंग विल अप्लाई टू फर्स्ट 500 यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद एंड, फिर वो रुक जाया करती थी, याद है, एंड देयर आफ्टर इट विल स्टॉप। अब ये अगर हमारा सवाल होता था तो हम इसको यूं कहते थे कि जी अच्छा इसका मतलब है, वो फॉर्मूला कुछ y इज इक्वल टू ax की पावर b था, याद है ना, मुझे भूल गया था, देखो आपको याद है, y इज इक्वल टू ax b, ठीक है। y हम कहते थे एवरेज टाइम टेकन टू प्रोड्यूस आ यूनिट इफ इतने नंबर ऑफ यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, कुछ ऐसी अंग्रेजी लिखता हूं मैं कि, बल्कि चलो लिख ही दो, ये क्या है जी, एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट इफ x नंबर ऑफ यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। ऐसे ही है, x मतलब 500, जैसे इसने बोला 500, तो मैं 500 पर अगर ये फॉर्मूला रखूंगा ना तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स करूंगा, तो a में हम रखा करते थे टाइम टेकन टू प्रोड्यूस फर्स्ट यूनिट, या फर्स्ट अगले में बैच करेंगे फर्स्ट यूनिट, और x इतने नंबर ऑफ यूनिट्स बने, तो फिर वो एवरेज टाइम निकलता था एक यूनिट का, तो जितनी प्रोडक्शन है उससे मल्टीप्लाई करके हम टोटल टाइम निकालते थे। और फिर एक और काम भी करते थे, आज करना है ना क्योंकि अभी थोड़ी देर में करेंगे इंशाल्लाह। फिर हम कहते थे अगर 500 तक ये टाइम एवरेज है तो फिर 499 तक इतना है एवरेज पर यूनिट, और फिर हम 500वें का निकाल कर आगे जितने मर्जी तक अप्लाई करते थे, आज करेंगे इंशाल्लाह। तो a x की पावर b, अच्छा तो ये आ गया इफ x नंबर ऑफ यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। और a किसे कहते थे जी, टाइम टेकन टू प्रोड्यूस फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट एवर यूनिट, याद है, फर्स्ट एवर यूनिट, ये फर्स्ट एवर इसलिए लिख रहा हूं कि एक छोटे छोटे 1-2 सवाल ऐसे करवाए थे आपको इलस्ट्रेशंस में, जिनमें 1 साल के अंदर लर्निंग स्टार्ट हुई थी लेकिन वो स्टॉप नहीं हुई थी और यूनिट्स आगे तक चले गए थे। तो मैंने आपको कहा था ये ना समझना इस साल के ऊपर ही है, पहला जो मजदूर ने यूनिट बनाया था वो है ये a, ठीक है। और x नंबर ऑफ यूनिट्स, क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है जी, x होते थे जी नंबर ऑफ यूनिट्स क्यूमुलेटिव, यार क्यूमुलेटिव से परेशान ना हो जाओ, नंबर ऑफ यूनिट्स, परेशान नहीं होना बस आपने। और b क्या होता था, b लॉग लर्निंग रेट ओवर log 2, और ये आपको आई कैप निकाल कर देता है वैसे नॉर्मली, ठीक है। तो ये जनाब हमारा लर्निंग कर्व था, और यही अगर लर्निंग कर्व आपका बैच वाइज अप्लाई हो जाए, एक मिनट इसको थोड़ा सा स्मार्ट ना करें, नज़र तो ये आ ही रहा है, ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मेट बन जाएगा। ये मतलब हम फिर यूं करते थे, थोड़ा सा ज़रा फॉर्मेट बनाएं, हम कहते थे जी ये सारा y निकाल लिया, उसके बाद हम फिर ये करना ही है हमने काम, ज़रा जल्दी से रिवीजन हो जाए ताकि फिर सवाल मैं डायरेक्ट ही करूँगा, फिर उसमें कोई रिवीजन ना करनी पड़ेगी, ज़रा रिवीजन हो जाए। हम कहते थे जी टोटल टाइम
फॉर लेट्स से 500 यूनिट्स, और फिर हम करते थे जी टोटल टाइम फॉर 499 यूनिट्स, और इनका डिफरेंस लेते थे तो हमारे पास आ जाता था टाइम ऑफ 500th यूनिट, और फिर आगे उसी को चलाते जाते थे उसी हिसाब से। कुछ यादें ताज़ा हो रही हैं, मज़ीद भी हो जाएंगी इंशाल्लाह जब रीसेंट टाइम में इसको करेंगे। रेलेवेंट कॉस्टिंग का सवाल सही कोशिश किया है, ऐसा सवाल हो जिसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट आ जाएं, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर यही लर्निंग आपको अगर आज फ़ायदा हो तो फिर खुद बता देना, आराम आराम से करना ही फ़ायदे में है। 3 दिन मैंने रखे हैं, आप असर तक पढ़ के तो 3 से 3.5 दिन भी हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। किसी एक दिन R1 जिस दिन मैं फ्री कर गया, मैं आपको सुबह भी बुला सकता हूँ। R1 देखें कितना टाइम लेती है, उनको भी वैसे तो 2 दिन काफ़ी थे, लेकिन उनको भी घसीटूंगा इसलिए 3 दिन के लिए, आराम से सुकून से रिवीजन हो रही है उनकी भी। तो इस तरह से काम है बेटा, कोई नई चीज़ हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा इस क्लास से इंशाल्लाह। आज के दिन के एंड पे फिर डिसाइड कर लीजिएगा कि आपने घरों को जाना है या 2 दिन और पढ़ना है, ठीक है। मैं खुराक ही है जी देनी है कि तुसी कहना ना जी हम तो नहीं जाएंगे, हम तो यहीं आए। आज फ़िलहाल तो नियत की है मगरिब तक, लेकिन सोच रहे हैं कि असर से पहले एक बार हम इसको रिविज़िट करेंगे। हो सकता है असर की नमाज से बस कर दें और कल फिर, ठीक है। तो इट डिपेंड्स, ऑल डिपेंड्स ऑन मी एंड यू, बैच वाइज लर्निंग। ज़्यादातर तो मी ही है, क्योंकि यू को तो मैंने फिर खिंच कुछ ही लेना है बैच वाइज लर्निंग, लेकिन बहुत भी ज़्यादा नहीं ना खिंच खुच सकते। अगर बैच वाइज लर्निंग होगी तो ये एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस फर्स्ट बैच आ जाएगा, वाई जो निकालेंगे हम, ठीक है। और इफ एक्स नंबर ऑफ बैचेस आर प्रोड्यूस, यानी हर चीज़ बैच वाइज चली जाएगी। ऐसे किया हुआ आपने, टाइम टेकन टू प्रोड्यूस फर्स्ट एवर बैच। अच्छा, फर्स्ट एवर देगे मैं यूनिट नहीं से लिखे फर्स्ट एवर यूनिट, तो यहाँ फर्स्ट एवर बैच होगा, नंबर ऑफ बैचेस होंगे, और बाकी सब तो वैसे ही है। तो 500, अब मिसाल के तौर पे कहता है जी लर्निंग विल अप्लाई टू, ऐसे लिखा होगा, लर्निंग विल अप्लाई टू फर्स्ट 5 बैचेस, ठीक है, फर्स्ट 5 बैचेस एंड देयर आफ्टर इट विल स्टॉप। तो यहाँ पर फिर मुझे ये जो मिलेगा ये 5 बैचेस का टाइम मिलेगा, और यहाँ पे मैं निकालूंगा 4 बैचेस का टाइम, और मेरे पास फिर 5th बैच का टाइम आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ी सी रिवीजन की हमने, वो भूली हुई बातें थी थोड़ी थोड़ी, मैंने कहा चलो सवाल करना है तो ज़रा बात ज़्यादा कर लूँ इस पर, रीसेंट टाइम का सवाल हो जाएगा ना फिर। ले जी, लेबर में इसके अलावा और कोई मसला नहीं है, और ओवरहेड को लिखते हैं ताकि फिर ब्रेक तक जो अभी हैं 2-4 मिनट में हो जाएगा ये इंशाल्लाह, ठीक है। मैं ज़रा माजरत चाहता हूँ, एग्जाम्पल थोड़ी ऊते चली गई है, कम थोड़ा बढ़ गया है। मैं साइड पे हूँ ना, मैं तो पिक्चर भी नहीं आ रहा ना, यहाँ से खिंच जाएगी। कंधा का वट दो मेरा कंधा, पढ़ोगे कि मैं फिर जबान नाल मेरी। आ जाएगी इंशाल्लाह, आ जाएगी ये PDF आपको, लेकिन तब जब सारी क्लासेस ख़त्म होगी, क्योंकि पता नहीं ना क्या क्या चेंज आती जाए उसमें। तो ये तो बना लिया, अभी कुछ उठा लिए, कुछ बना लिए, कुछ एडिशन डिलीशन सब फाइनल होगा ना जिस दिन कहूँगा अल्लाह हाफिज़। R2 का वही है, मैं भेज रहा हूँ, वो भेज देता हूँ। जी ले जी, कॉमन इश्यूज में मटेरियल हो गया, पहले तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स, फिर मटेरियल कॉस्ट, तीसरा प्रॉब्लम हमने पढ़ा है, नंबर नहीं बदला था, लेबर कॉस्ट, घंटा लंघ भी गया, ठीक है जी। अब आगे छोटी छोटी बातें हैं जी, जैसे कि वेरिएबल ओवरहेड्स आसान, और फिक्स्ड ओवरहेड उससे भी आसान। तो बात तो जो है ना वो कर ली है कॉमन इश्यूज वाली, इंशाल्लाह 15-20 मिनट और मिले नमाज के बाद तो कॉमन इश्यूज खत्म हो जाएंगे। फिर हम रेलेवेंट कॉस्टिंग की रिवीजन करेंगे क्विकली, और रिंग लिमिटेड वाला सवाल करेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे असर से पहले जो टाइम बचा हो उस हिसाब से कुछ छोटी सी रिवीजन करके फिर असर के बाद मगरिब तक तो पढ़ें यार, क्योंकि बहुत कम टाइम है, कम अज़ कम मगरिब।
ठीक है। मगरिब के बाद फिर इंशाल्लाह मगरिब से पहले ख़त्म करेंगे नमाज़ें पढ़ते घरों को। आप आराम करिएगा, मैं तो काम ही करूँगा जाके कल के लिए, ठीक है। कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात हो जाएगी। फिक्स्ड एफओएच नहीं, वेरिएबल पहले आएंगे। वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट, नमाज की छुट्टी बस करने लगा हूँ मैं। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट अगर सेपरेटली गिवन हो तो बहुत आसान है, ठीक है जी। उसमें क्या होगा, आपकी वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट निकालने का आपका फॉर्मूला है वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता था कि वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट नहीं गिवन होता था, पर आर होता था। लेट से लेबर आर कुछ इस तरह से। लो जी, कल थले काम तक पहुंच गया, जगह बनानी पैनी है और चलो मैं सेटिंग करूंगा ब्रेक में। अच्छा जी, उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट निकालने का दूसरा तरीका क्या हो सकता था, अगर रेट पर आर गिवन है, नॉर्मली पर लेबर आर होता था, याद है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया लेबर आर पर यूनिट के साथ इनटू वही फिर प्रोडक्शन यूनिट्स। अब ये लेबर आर जो हैं इनको इम्पैक्ट पड़ता है, आपको पता है, अभी भी बता के आया हूँ कि एफिशिएंसी और लर्निंग इफेक्ट तो इनको पड़ता है, लेकिन लेबर टाइम का फ़र्क इन पर नहीं पड़ा करता था। कुछ याद है? ये बात हैवी हो जाएगी, इसलिए इसको यहाँ पर ना ब्रेक करते हैं, ठीक है। पार्ट 1 को आमिर भाई ब्रेक कर दें क्योंकि 5 मिनट रह गए नमाज में, ठीक है। तो 2 बजे ज़रा हिम्मत करके अब आ जाइएगा फिर, ताकि थोड़ा लेट ना हो, ठीक है। अभी निकल जाएँ, वज़ू करें, नमाज़ पढ़ें, 15 मिनट रेस्ट करें, इंशाल्लाह फिर 2 घंटे के लिए ज़हनी तौर पे तैयार होके आएँ कि लगातार 2 घंटे पढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट मैं बना दूंगा एक एक, लेकिन 2 घंटे, ठीक है। पार्ट क्लोज कर